वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय यमय द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य में हिंदी मतलब यमय द्वितीय वर्ष का है। हिंदी साहित्य का थर्ड पेपर जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले दो वीडियो, इसके पहले वाला जो है पार्ट हम लोग दो वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो लगभग 1 घंटा 28 मिनट का एक वीडियो है और 1 घंटा 26 मिनट करके कुछ वीडियो, मतलब 1.5 घंटा के समथिंग दो वीडियो है। आप लोग उसे पढ़ लें, तब उसके बाद ये वाला वीडियो देखें। ये थर्ड वीडियो है, आज का थर्ड वीडियो है। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, और फिर उसके बाद हम लोग आज यहाँ से शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का निर्माण तो बहुत समय से चला आ रहा था, किंतु उसके वैज्ञानिक ढंग से इतिहास लेखन का कार्य लगभग 100 वर्ष से प्रारंभ हुआ है। हिंदी साहित्य का निर्माण तो बहुत समय से चला आ रहा था, किंतु उसके वैज्ञानिक ढंग से इतिहास लेखन का कार्य लगभग 100 वर्ष से प्रारंभ हुआ है। 19वीं सदी के अंत तक 84 वर्षों की वार्ता, भक्तमाल और कविमाला आदि पुस्तकें अवश्य मिलती हैं, किंतु इन पुस्तकों में या तो कुछ भक्तों की जीवनियाँ लिखी गई हैं या कुछ कविताओं ने अपने संबंध में कुछ कहा है। इनमें कालक्रम तथा संवत आदि का अभाव है तथा इनमें साहित्य की प्रगति और प्रवृत्तियों का परिचय प्राप्त नहीं होता है। अतः इन ग्रंथों को सच्चे अर्थों में इतिहास कह सकना कठिन है। पहला है नंबर 1, इतिहास लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में मिश्र बंधुओं का महत्वपूर्ण योगदान है। मिश्र बंधुओं ने 1970 विक्रमी में मिश्र बंधु विनोद नाम से हिंदी साहित्य का एक बृहद इतिहास 4 भागों में प्रकाशित कराया। इसमें प्रमुख कवियों के विवरण समालोचना सहित विचारपूर्वक दिए गए हैं और सामान्य कवियों की नामावली केवल संक्षिप्त सूचनाओं के साथ दे दी गई है। मिश्र बंधु विनोद में साहित्य के विविध अंगों पर प्रकाश डालकर साहित्यकारों का साहित्यिक मूल्यांकन कर दिया गया है तथा उनकी श्रेणियां बना दी गई हैं। इस ग्रंथ के महत्व को स्वीकार करते हुए डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने लिखा है, मैं निश्चित रूप से स्वीकार करता हूँ कि मिश्र बंधु विनोद हिंदी में किसी भारतीय एवं हिंदी भाषी द्वारा तथा हिंदी भाषा भाषियों के लिए लिखित हिंदी का प्रथम इतिहास है। समग्रतः विचार करने पर यह हिंदी साहित्य का द्वितीय इतिहास है। अपनी विशालता के कारण यद्यपि भूलों से भी यह भरा भूरा है, पर अभी तक इतने अधिक कवियों का समावेश करने वाला हिंदी का कोई इतिहास नहीं लिखा गया है। दूसरा पॉइंट है नंबर 2, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों के इतिहास में आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का अतीव महत्वपूर्ण स्थान है। शुक्ल जी का उद्देश्य हिंदी साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, इसलिए बहुत सारे कवियों का इसमें समावेश करना उन्हें अभीष्ट नहीं था। उन्होंने केवल कुछ प्रमुख कवियों को लिया। प्रत्येक काल या शाखा की सामान्य प्रवृत्तियों का भी वर्णन किया है। उनके इतिहास की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके द्वारा लिखित अनेक तथ्य एवं तिथियां भले ही अशुद्ध सिद्ध हो जाएं, पर उन्होंने कवियों के संबंध में जो कुछ आलोचनात्मक विचार प्रकट किए हैं वे अपनी जगह पर अटल हैं और अत्यंत अर्थपूर्ण हैं। निसंदेह यह अपने विषय का सर्वप्रथम इतिहास है जिसमें अत्यंत व्यापक सूक्ष्म दृष्टि विकासवादी दृष्टिकोण, विशद विवेचन व विश्लेषण तथा तर्कानुमत निष्कर्ष एकत्र मिलते हैं। सचमुच हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा में शुक्ल जी का इतिहास मील के पत्थर के समान है। उसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी आधुनिक काल का साहित्य राष्ट्रीय भावना का संवाहक है, स्पष्ट कीजिए। अथवा द्विवेदी युगीन हिंदी कविता का प्रमुख स्वर देशभक्ति और राष्ट्रीय नवजागरण का है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है राष्ट्रीय स्वाधीनता और राष्ट्रीयता की भावना की अभिव्यक्ति। ये हेडिंग है, इसमें लिखेंगे राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में उदय काल में राष्ट्रीय
मुक्ति का राजनीतिक आंदोलन सबसे बड़ा और शक्तिशाली आंदोलन था। इस दौर में द्विवेदी युगीन कवि मैथिली शरण गुप्त के साथ ही प्रसाद, निराला आदि जैसे छायावादी कवि भी राष्ट्रीय स्वाधीनता की भावना से उद्वेलित हुए। निराला की जागो फिर एक बार तथा प्रसाद की अरुण या करुणामय देश हमारा या हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती आज तमाम कविताएं इसका स्पष्ट संकेत देती हैं। लेकिन इस तूफानी दौर का वास्तविक प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य के प्रतिनिधि कवियों ने ही किया है। माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा, दिनकर सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान आज ने पूरी शक्ति के साथ इस दिशा में अपनी काव्य शक्ति को नियोजित किया था। 1930 से 32 ईस्वी से पूर्व माखनलाल चतुर्वेदी अपनी कैदी और कोकिला, मरण त्योहार, विद्रोही, एक फूल की चाह आदि कविताओं के माध्यम से राष्ट्रीयता की क्रांतिकारी भावना को उजागर कर रहे थे। सन 1931 ईस्वी में बिलासपुर सेंट्रल जेल से कैदी और कोकिला कविता लिखी थी। कैदी और कोकिला में उन्होंने कोकिला को संबोधित करते हुए लिखा है, क्या देख न सकती जंजीर का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह विशिष्ट राज का गहना। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, विद्यापति ही सच्चे अर्थों में हिंदी के आदि कवि हैं, प्रमाणित कीजिए। उत्तर है, यद्यपि वीरगाथा काल मुख्य रूप से वीरगाथाओं का युग ही रहा, किंतु उसमें भी श्रृंगार और भक्ति की रचनाएं संभव हो सकी। विद्यापति जैसे कवि ने संस्कृत और अपभ्रंश में अपने काव्य का योग देने पर भी हिंदी को भी अपनी प्रतिभा से वंचित नहीं रखा। उनकी संस्कृत रचनाओं में शैव सर्वस्व स्वार, भू परिक्रमा आदि प्रख्यात हैं तथा उपभ्रंश में कीर्तिलता तथा कीर्ति पताका, किंतु हिंदी में पदावली ने तत्कालीन हिंदी भाषा का श्रृंगार तो किया ही, साथ ही हिंदी साहित्य में गीत काव्य की परंपरा को जन्म दिया। उसके बाद है हेडिंग गीत काव्य की परंपरा और विद्यापति। गीत काव्य की परंपरा वैदिक युग में विकसित हुई। वैदिक युग का सामवेद गीत काव्य का मूल स्रोत है। इसके पश्चात बौद्धों की ढेरी गाथाओं में इसकी कुछ झलक मिल जाती है। कालिदास के मेघदूत तथा ऋतुसंहार में इसका पूर्ण विकास दिखाई देता है। इसके पश्चात 12वीं शताब्दी में जयदेव के गीत गोविंद में गीत काव्य का चरमोत्कर्ष दिखाई दिया। इसी कारण मधुरता एवं भाव व्यंजना से ही हिंदी के गीत काव्य ने प्रेरणा ली। इसके पश्चात हिंदी में इसी परंपरा को स्थापित करने के लिए विद्यापति ने तत्कालीन भाषा मैथिली में लोक भाषा ही सुंदर गीतों की रचना की, जो वास्तविक रूप से जयदेव के गीत गोविंद पर ही आश्रित एवं अवलंबित थे। इनमें लौकिक प्रेम के साथ साथ रागात्मक प्रेम की सुंदर अभिव्यंजना, श्रृंगारिकता, मादकता तथा भाव स्वातंत्र्य की प्रधानता रही। इसके बाद अगला प्रश्न है, रासो काव्य की परंपरा पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए अथवा आदिकाल के अंतर्गत रासो काव्य का महत्व बताइए। उत्तर है, रासो नाम की कृतियाँ पहल अपभ्रंश में मिलती हैं। संस्कृत और प्राकृतिक भाषाओं में इस नाम की रचनाओं का सर्वथा अभाव है। हिंदी में इस परंपरा की काव्य रचनाओं का विकास अपभ्रंश में रचित काव्य रचनाओं के आधार पर हुआ। रासो परंपरा की कृतियों एवं उनके रूपों का उल्लेख करने के पहले इस शब्द की व्युत्पत्ति के रूप में विद्वानों ने अनेक शब्दों का सुझाव दिया है। उनमें कुछ उल्लेखनीय शब्द राजसूय, रामायण, रहस्य आदि हैं, परंतु भाषा विकास के नियमों को देखते हुए व्युत्पत्तियाँ ठीक नहीं लगती। नरोत्तम स्वामी इसकी व्युत्पत्ति रसिक शब्द से मानते हैं। प्राचीन राजस्थानी भाषा में इस नाम के कथा काव्य मिलते हैं, परंतु उनके द्वारा दिया गया इस शब्द का विकास रसिक राउस भाषा वैज्ञानिक नियमों पर खरा नहीं उतरता।
हिंदी के अधिकांश आलोचक रासो शब्द को संस्कृत के रास या रासक शब्द से व्युत्पन्न मानते हैं। रास या रासक एक अति प्राचीन नृत्य रहा है जिसका संबंध अधिकांशतः कृष्णलीला से है कृष्णलीला से था। अपभ्रंश के रासों कहे जाने वाले ग्रंथों का संबंध निश्चित रूप से इन्हीं रास या रासक ग्रंथ से है। संस्कृत साहित्य के 18 उपरूपकों में नाट्य रासक भी एक भेद है जिसमें गीत और नृत्य की प्रमुखता बताई गई है। रासों कहे जाने वाले काव्य ग्रंथों का संबंध उपरूपक के इस भेद से भी हो सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अष्टछाप पर परिचायक टिप्पणी लिखिए अथवा वल्लभाचार्य के शिष्यों का नामोल्लेख कीजिए अथवा अष्टछाप और पुष्टि मार्ग का विवेचन कीजिए। अष्टछाप वल्लभाचार्य के बाद उनके सुयोग्य पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने कुछ अपने पिता के और कुछ अपने शिष्यों को लेकर एक अष्टछाप नामक कवि समूह की स्थापना की। इन 8 भक्त कवियों के हाथों कृष्ण की ललित भक्ति आध्यात्मिकता के साथ ही उच्च कोटि की साहित्यिकता से भी मंडित हो गई। अष्टछाप के अंतर्गत आने वाले कवियों के नाम हैं सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, छिदस्वामी, गोविंद स्वामी तथा चतुर्भुज दास। इन 8 कवियों में सूरदास और नंददास उच्च कोटि के काव्य ग्रंथों के प्रणयन तथा पुष्टमार्गी भक्ति सिद्धांतों के अनुसरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अष्टछाप के कवियों में सूरदास और नंददास की रचनाएं विशेष महत्व की हैं। अन्य कवियों में कुंभनदास ने कुछ भक्ति संबंधी फुटकल पदों की रचना की है। कृष्णदास ने राधा और कृष्ण के श्रृंगार से संबंधित सुंदर गेय पदों की रचना की है। अष्टछाप के कवियों में सूरदास और नंददास के बाद कवित्व की दृष्टि से इन्हीं का स्थान है। छिदस्वामी के सरस पद और गीत उनकी ब्रजभूमि के प्रति अटूट आसक्ति के द्योतक हैं। गोविंद स्वामी के पद भक्ति से सराबोर होने के साथ ही उच्च कोटि की संगीतात्मकता से भी युक्त है। चतुर्भुज दास ने भक्ति और श्रृंगार संबंधी पदों की रचना अत्यंत सरस तथा सुव्यवस्थित ब्रजभाषा में की है। सूर तथा नंददास की भांति व्यवस्थित ढंग से काव्यबद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन ऊपर गिनाए गए 6 कवियों में नहीं मिलता। इन दोनों कवियों के समान उच्च कोटि की काव्यात्मक कृतियों का प्रणयन भी एक कवि नहीं कर सके। यही कारण है कि अष्टछाप के कवियों की चर्चा उठने पर सूरदास और नंददास के ही कृतित्व पर विशेष स्थान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, नई कहानी पर टिप्पणी लिखिए अथवा प्रेमचंदोत्तर कहानी का परिचय दीजिए। इसका उत्तर है, वर्तमान समय में कहानी एक सर्वप्रसिद्ध साहित्यिक विधा है। आजकल की साहित्यिक पत्रिकाओं सारिका, कादम्बिनी, नई कहानी, हिंदुस्तान धर्मयुग, अनुगमन एवं अन्य अनेक पत्रिकाओं में आए दिन कहानियाँ प्रकाशित होती रही हैं। सन 60 के बाद की कहानियों में इस युग की दौड़ धूप भरी जिंदगी के किसी एक निश्चित पहलू की कथा समाहित रहती है। युग की बौद्धिकता और सूक्ष्म चिंतन की प्रवृत्ति के अनुरूप ही कहानियाँ भी दिन प्रतिदिन सूक्ष्म और बौद्धिक होती जा रही हैं। इनमें प्रतीकात्मकता को विशेष प्रश्रय दिया जा रहा है। कहानियों की कोई निश्चित दिशा भी नहीं है। कहानीकार किसी भी घटना या अनुभूति के किसी भी क्षण को लेकर संवेदनात्मक स्तर पर चित्रित करने के लिए सर्वथा स्वच्छंद है। पहले की कहानियों की भांति वर्तमान कहानियों में न तो पात्रों की बहुलता होती है और न ही घटनाओं की। कथा वस्तु की सूक्ष्मता और प्रतीकात्मकता की दृष्टि में नवीन प्रयोग होते देखे जा रहे हैं। वर्तमान कहानी कला नवीन कहानियों से आगे बढ़कर कहानी की पदवी पाने को लालायित है। नई कविता की भांति कहानी भी वर्तमान साहित्यिक प्रयोगों
का बहुत बड़ा माध्यम है। वर्तमान कहानीकारों की गणना कर पाना एक सर्वथा असंभव कार्य है, क्योंकि आए दिन पत्र पत्रिकाओं में नए नए कहानीकारों की कहानियाँ प्रकाशित होती रहती हैं। इस युग के कुछ प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम हैं: देवेंद्र सत्यार्थी, रांगेय राघव, प्रभाकर माचवे, अंचल मुक्तिबोध, रेणु मार्कंडेय, कमलेश्वर राजेंद्र यादव, दूधनाथ सिंह, शैलेश मटियानी, अमृत राय, नीलकांत, सुरेश सिंह, नरेंद्र शास्त्री, अमर गोस्वामी आदि। महिला कहानीकारों में सत्यवती मलिक, महादेवी वर्मा, चंद्रप्रभा, तारा पांडे, चंद्रकिरण सोनरिक्शा, रामेश्वरी शर्मा, शकुंतला माथुर, शिवानी निर्मला ठाकुर, ममता कालिया, मेहरुन्निसा परवेज विशेषतया उल्लेखनीय है। उसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी के आंचलिक उपन्यास साहित्य पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है, आंचलिक उपन्यास हिंदी की अपनी साहित्य विधा है। इसे किसी भी रूप में विदेशी प्रभाव नहीं कहा जा सकता। फ्रायड, एडलर, युंग तथा सार्त्र और कामू की विचारधारा से न प्रभावित दमित वासनाओं और नग्न काम वासना को प्रकाशित करने वाले उपन्यासों के जोड़ में आंचलिक उपन्यास, समाज में स्वरूप विचारधारा की प्रतिष्ठा करने वाले उपन्यासों के जोड़ में आंचलिक उपन्यास समाज में स्वस्थ विचारधारा की प्रतिष्ठा करने वाले उपन्यास हैं। विविध अंचलों के सामाजिक आर्थिक पहलुओं के ज्ञानवर्धन की दृष्टि से भी इनका अलग महत्व है। इन उपन्यासों में प्रेमचंद के उपन्यासों की सी सरल शैली, जन चेतना और उपन्यासों के लिए एक सर्वथा नवीन तत्व रागात्मकता का समावेश देखा जा सकता है। हिंदी में आंचलिक उपन्यासों के जन्मदाता फणीश्वर नाथ रेरू कहे जा सकते हैं। इनके दो उपन्यास मैला आंचल और प्रति कथा बिहार प्रदेश के पूर्णिया जिले के जन जीवन को लेकर रचित है। ऊपर बताए गए आंचलिक उपन्यासों के दूसरे प्रसिद्ध लेखक नागार्जुन हैं। इनके बलछनमा और वरुण के बेटे दो उपन्यास आंचलिक तत्वों से युक्त हैं। रांगेय राघव का कब तक पुकारूं, देवेंद्र सत्यार्थी का रथ के पहिए, उदय शंकर भट्ट का शेष अशेष तथा शिव प्रसाद सिंह का अलग अलग वैतरणी आदि हिंदी के अन्य प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास हैं। प्रमुख आंचलिक तत्वों की दृष्टि से विशेष ख्याति रेणु के उपन्यासों को ही मिली है। उसके बाद अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा सिद्ध साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर है, सिद्ध साधकों की रचना प्रमुखतः दो काव्य रूपों में उपलब्ध होती है। पहला दोहा कोश, दूसरा चर्यापद। इस समय तक कढ़ापा, तिलोपा तथा सरहपा के पूर्ण दोहा कोश तथा सरहपा के अन्य दो खंडित दोहा कोश प्राप्त हुए हैं। स्वरूप की दृष्टि से दोहा कोश कही जाने वाली रचनाएं दोहों तथा दोहे से निर्मित चतुष्पदियों की कड़वक शैली में मिलते हैं। चर्यापद बौद्ध साधनाओं के समय गाए जाने वाले गीत हैं। इस कोट की रचनाओं के अन्य नाम चर्याश्चर्य, विनिश्चर्य, आश्चर्यचर्या तथा चर्यागीत कोश आदि हैं। सिद्धों की ये चर्याएं इनकी रहस्यवादी साधना पद्धतियों से संबंधित हैं। दोहों में जहाँ सिद्धों ने अपने समाज के प्रति विरोधात्मक स्वर को मुखर किया है, वहीं चर्यापदों संप्रदायगत सिद्धांतों तथा रहस्यवाद का प्रतिपादन किया है। सिद्धों की रचनाओं का एक संग्रह महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दोहा नाम से बंगाक्षरीय लिपि में करवाया था। इसकी भाषा उन्होंने पुरानी बंगला बताया था। बाद में महापंडित साहू सांस्कृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा
नामक अपभ्रंश काव्य संग्रह में सिद्धों की रचनाओं का विवरण प्रस्तुत किया। प्रबोध चंद्र बागची ने सबसे सराहनीय कार्य किया है। संक्षिप्त रूप में सिद्ध साहित्य के निम्न 3 रूप मिलते हैं। पहला, संप्रदाय के सिद्धांतों से संबंधित रहस्यात्मक साहित्य। उनकी यह भावना अधिकांशतः चर्या गीतियों में व्यक्त हुई है। दूसरा, खंडन मंडन प्रधान उपदेशात्मक साहित्य। तीसरा है आचार्य तथा नीति प्रधान साहित्य। उसके बाद अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए अथवा नाथ साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। उत्तर है, नाथ मत का उद्भव बौद्धों की ब्रजयानी परंपरा से ही हुआ। एक प्रकार से नाथ पंथ ब्रजयानी सिद्धों की सहज साधना के रूप में शैव मत का सहारा लेकर विकसित हुआ। यदि कहा जाए कि नाथ पंथ का मूल बौद्ध धर्म में होते हुए भी उसका पालन पोषण शैव मत की क्रोड़ में हुआ तो कोई अत्युक्ति न होगी। सिद्धों की विकृत भावधारा और कुछ साधना का परिष्कृत रूप नाथ योगियों ने उपस्थित किया। नाथ साहित्य के कवियों में गोरखनाथ प्रमुख माने गए। गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार नाथों की संख्या 9 मानी गई है। इसके अनुसार 8 दिशाओं के रक्षक 8 नाथ, मध्य में आदि नाथ शिव का निवास है। हठ योग प्रदीपिका में नाथ पंथ से संबंधित अनेक योगियों के नाम मिलते हैं। इन योगियों को परम सिद्ध और अमर माना गया है। हठ योग प्रदीपिका में दिए गए नाथपंथी योगियों के नाम इस प्रकार हैं: आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, शारदानंद, भैरव चौरंगी, मीननाथ, गोरक्षानाथ, विरूपाक्ष, विश्लेषय, सुरानंद, सिद्धपाद, कावेरीनाथ, निरंजननाथ, प्रभुदेव, अक्षयनाथ, नित्यनाथ, पूज्यनाथ, कापलनाथ, भल्लरी नागबोध तथा नागबोध है। प्रत्येक दिशा में 9 नाथ माने गए हैं। इन सभी मूल नाथ पंथियों के नाम इस प्रकार हैं: पहला गोरखनाथ, दूसरा जालंधर नाथ, तीसरा नागार्जुन, चौथा सहस्त्रार्जुन, पांचवां दत्तात्रेय, छठवां जड़भरत, सातवां देवदत्त, आठवां आदिनाथ तथा 9वां मत्स्येंद्रनाथ। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं बताइए। प्रगतिवादी काव्य अथवा प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं का परिचय दीजिए। इसमें उत्तर है, पहली हेडिंग है क्रांति की भावना। प्रगतिवादी काव्य का मूल मंत्र है क्रांति। वे सामंतवाद के विनाश के लिए क्रांति को अवश्यंभावी मानते हैं। इसलिए प्रगतिवादी कवि क्रांति का गीत गाता है। बच्चन जी का क्रांतिकारी गीत देखिए: उस समय से मोर्चा ले धूल धूसर वस्त्र मानव देह पर फबते नहीं, देह के ही रक्त से तू देह के कपड़े रंगा ले। दूसरा हेडिंग है पाशववादी विचारधारा का विरोध। इसमें है, हिंदी का प्रगतिवादी काव्य पाशववादी विचारधारा का घोर विरोधी है। दिनकर जी फासिस्टवाद का विरोध करते हुए लिखते हैं, राइन तट पर लिखी सभ्यता हिटलर खड़ा कौन बोले, सस्ता खून यहूदी का है नाजी निज स्वस्तिक खोले। तीसरा हेडिंग है साम्राज्यवाद का विरोध। इसमें है, प्रगतिवादी कवि साम्राज्यवाद का विरोधी है। उसके अनुसार पूंजीवाद के साथ साम्राज्यवाद का भी महल ढहना जरूरी है, क्योंकि साम्राज्यवाद का कार्य ही विश्वपन करना है। मरणासन साम्राज्य कर वन्य विस्वर्णन, अंतिम रण को है सचेष्ट, रजनीच विनाश को आयोजन। चौथा हेडिंग है जन शोषण का विरोध। इसमें है, मार्क्स ने संपूर्ण मानव जात के 2 वर्गों में विभक्त किया है। प्रथम शोषक वर्ग, द्वितीय शोषित वर्ग। भूपति, पूंजीपति आदि
शोषक वर्ग हैं। मजदूर, किसान, भिक्षुक तथा नारियां शोषित वर्ग हैं। आज तक शोषक वर्ग का गुणगान होता था, किंतु शोषित वर्ग उपेक्षित था। प्रगतिवादी काव्य के कवियों ने शोषितों का ही वर्णन किया है। पंत जी का उद्घोष है, श्रेणी में मानव नहीं विभाजित, धन बल से ही जहान जनश्रम शोषण। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग हिंदी का नवजागरण काल है, इस पर संक्षेप में लिखिए, अथवा भारतेंदु और हिंदी नवजागरण का विवेचन कीजिए। उत्तर है, भारतेंदु युग के साहित्यकार वस्तुतः कवि होने के साथ साथ समाज सुधारक एवं प्रचारक अधिक थे। यही कारण है कि इन्होंने अपने समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियां, मिथ्याचारों, पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण पर कुठाराघात किया और जनता पर शासक वर्ग के द्वारा होने वाले अत्याचारों, पुलिस की दमनकारी प्रवृत्तियों एवं जनता के आर्थिक शोषण को अपनी कविता का विषय बनाया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भारतेंदु युगीन कविता में यद्यपि नवीन विषयों का समावेश हुआ, तथापि रीतकालीन प्रवृत्तियाँ पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकी। अभी तक कवियों ने राधा कृष्ण के मधुर प्रेम को आधार बनाकर श्रृंगारी कविताएं लिखना न छोड़ा था और न ही उपदेशपरक सूक्तियों को काव्यनिबद्ध करने की प्रवृत्ति को तिलांजलि दी थी। इस विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतेंदु युग में एक ओर तो नवीन विषयों को लिया गया, तो दूसरी ओर प्राचीन परंपरा का संरक्षण भी हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस तथ्य का उद्घाटन करते हुए लिखा है, अपनी सर्वोत्तमुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो वे पद्माकर और द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं, तो दूसरी ओर स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर व्याख्यान देते पाए जाते हैं। राष्ट्रीयता की भावना का उदय भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता कही जा सकती है, जो कि इस काल की कविता को रीतकाल से एकदम पृथक कर देती है। सामाजिक कुरीतियों यथा बाल विवाह निषेध, मद्य निषेध आदि के साथ साथ मातृभूमि के प्रति प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार, ब्रह्म समाज, आचार्य समाज की स्थापना, औद्योगिकीकरण, पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का व्यापक प्रभाव जनजीवन पर पड़ रहा था। अतः यह स्वाभाविक था कि कविगण इन विषयों पर काव्य रचना करते। भारतेंदु युगीन कविता का विषय इसी कारण से रीतकालीन प्रवृत्तियों तक सीमित न रहकर नवीन दिशाओं की ओर उन्मुख हुआ। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए हिंदी काव्य क्षेत्र में उसके योगदान की समीक्षा कीजिए, अथवा प्रयोगवाद की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अथवा प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों का सोधारण विवेचन कीजिए। उत्तर है, प्रयोगवाद का संक्षिप्त इतिहास। प्रयोग शब्द अंग्रेजी के एक्सपेरिमेंट के वजन पर हिंदी में चला। अपनी पुस्तक न्यू राइटिंग इन यूरोप में जॉन लेमन ने यूरोप की नवीन साहित्यिक प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि सन 1930 तथा उसी दशक के अन्य युवा विद्रोहियों के ठीक पहले कुछ ऐसे लेखक हुए जो स्वतः विद्रोही थे और जो एक दूसरे से महत्वपूर्ण बातों में अंतर रखते हुए भी कुछ सामान्य गुणों से युक्त थे। इसी प्रकार की बात हिंदी के संबंध में भी कही जा सकती है। निराला पंत, इलाचंद जोशी, जैनैन तथा कुछ प्रगतिवादियों का विद्रोह अपनी मूल प्रकृति में वस्तुतः
दब नहीं सका और भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न रूपों में यह प्रकट होता रहा। यूरोप में जैसे नवीनतम साहित्यिक प्रवृत्तियों का प्रारंभ न्यू सिग्नेचर नामक काव्य संकलन से माना जा सकता है, उसी प्रकार हिंदी में काव्य की नवीनतम प्रवृत्तियों का प्रारंभ तार सप्तक के प्रकाशन सन 1943 ईस्वी से माना जा सकता है। 1940 ईस्वी के आसपास से ही पुरानेपन के प्रति एक प्रकार के असंतोष की भावना कवियों के अंदर विद्यमान हो गई थी। नवीन का अन्वेषण हो, इस संबंध में सभी एकमत थे, परंतु यह नई प्रवृत्ति कौन सी हो शायद कोई भी ठीक नहीं जान सका था। ऐसे ही वैचारिक संक्रांति बिंदु पर सन 1943 ईस्वी में अज्ञे ने अपने 7 मित्रों के सहयोग से तार सप्तक का प्रकाशन किया, जिसके संबंध में पंत जी ने लिखा है कि अज्ञे ने तार सप्तक का संपादन करके हिंदी पाठकों के लिए प्रयोगशील कविता का सर्वप्रथम संग्रह प्रस्तुत किया। तार सप्तक के प्रथम संग्रह के 7 कवियों ने गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमचंद भारत भूषण, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञे हैं। सन 1947 ईस्वी में प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि अज्ञे ने प्रतीक पत्रिका द्वारा प्रयोगवादी साहित्य को बढ़ावा दिया। सन 1951 ईस्वी में दूसरा सप्तक कविता संग्रह निकला, जिनमें भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय एवं धर्मवीर भारती की कविताएं हैं। इसके पश्चात तीसरी बार सप्तक सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर जगदीश गुप्त के संपादन में प्रयोगवादी कविताओं का एक अर्धवार्षिक संग्रह नई कविता के नाम से प्रकाशित हुआ। इन संग्रह में डॉक्टर रामविलास शर्मा और भवानी प्रसाद मिश्र तो पूर्णतया प्रयोगवादी ही हैं। यही प्रयोगवाद का संक्षिप्त इतिहास है। प्रयोगवाद की विशेषताएं। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में वस्तु के धरातल पर व्यक्तिवादिता, मनोवैज्ञानिक अनुभूतियों, चमत्कार, व्यक्ति सत्य से व्यापक सत्य तक पहुंचना, परंपरा का अस्वीकार, जीवन की छोटी मोटी घटनाओं का विवेचन, महत् की जगह लघु की प्रतिष्ठा, समाज के स्थान पर व्यक्ति की प्रतिस्थापना, बौद्धिकता का आग्रह, मनोवैज्ञानिक प्रभाव का निरूपण, अभिजात्य का विरोध, क्षण विशेष की अनुभूतियों पर बल आज प्रमुख है। इसमें वेदना की नई व्याख्या एवं युग बोध की प्रखरता पर बल दिया गया। व्यक्ति की शक्ति को मूल मानकर समष्टि के प्रति समर्पित होने का आग्रह भी इन कवियों में है। प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों को 2 शीर्षकों के अंतर्गत रखा जा सकता है। पहला विषय और अनुभूतिगत प्रवृत्तियाँ, दूसरा अभिव्यक्ति कला तथा शिल्पगत प्रवृत्तियाँ। उसके बाद अगला प्रश्न है,